जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाई बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन। इसमें किसके बचपन की हम बात करेंगे? दिस चैप्टर इज बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का चैप्टर है, उन्हीं के बारे में है। और ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, हम सब जानते हैं उनका एक एक्सट्रैक्ट है। दैट मीन्स विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है और उसी का ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसी का एक पार्ट है ये माई चाइल्डहुड। मतलब उसमें पूरा जो ऑटोबायोग्राफी है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें जो बचपन में कैसे कैसे चीज़ें हुई थी उन्होंने वो बता रखी हैं। ओके, सो उसी का एक पार्ट लिया हुआ है यहाँ पर। सो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कौन नहीं जानता है? आप भी जानते होंगे कि वो कितने वेल नोन साइंटिस्ट थे और साथ ही साथ में वो पॉलिटिक्स में भी बाद में पॉलिटिक्स में इंक्लूड होकर और वो प्रेसिडेंट भी बने थे। दैट मीन्स कि एक ऐसे इंसान जो कि दोनों ही चीज़ें करते थे, कि मतलब साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे थे और अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए अच्छा करने के लिए वो प्रेसिडेंट भी बने थे। सो बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर देख लेते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? सो क्या आप ऐसा सोचते हो कि कोई या फिर जानते हो ऐसे साइंटिस्ट को जो कि स्टेट्समैन भी रह चुका है? दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स में भी आए थे फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री। ओके, so APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became an 11th president in 2002. उन्हीं में इनका भी नाम है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। मतलब और भी आप सर्च करोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे जो कि इस तरीके से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी में रह चुके हों और साथ ही साथ में वो एक अच्छे साइंटिस्ट भी हों। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे फेमस जो नेम अगर हमारे दिमाग में आता है वो ये है। उनके जो प्रोजेक्ट हैं स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो इनके प्रोजेक्ट हैं, ये 21st सेंचुरी में काफ़ी गाइड किया था इन्होंने इंडिया को। और ये 11th प्रेसिडेंट भी बने थे इन 2002 में। ओके, इन हीज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड। और ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने जो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, वहीं पे उसी चाइल्डहुड की बात हम यहाँ पे करेंगे। दैट मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा बताया हुआ उनका बचपन। सो हियर वी स्टार्ट। आई वॉज बोर्न into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. ओके, सो ये क्या बता रहे हैं कि ये खुद अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है। दैट्स वाई वो क्या कह रहे हैं, आई से रेफर कर रहे हैं कि मेरा जन्म जो हुआ था वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो कि एक आइलैंड टाउन था रामेश्वरम में, इन द अर्स्ट वाइल मद्रास। दैट मीन्स फॉर्मर जो मद्रास था, मतलब पहले हम जिसे मद्रास कहते थे, उस जगह पे इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम देयर इज ए आइलैंड टाउन। और वहां पर उनके एक तमिल फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुल आबदीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपीजे अब्दुल कलाम जी का फुल नेम अगर हम देखें तो उनका जो फुल नेम है वो है अव्वुल पाके जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, हम सब जानते हैं। लेकिन अब हमने इनका जो पूरा नाम देखा, एपीजे अव्वुल पाकिर जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन जो जे का मतलब जैनुलाब्दीन है, वो उनके फादर का नाम है। और ऐसे ही उनके फोर फादर मतलब पीढ़ियों के नाम जुड़े हुए हैं उनके नाम के साथ में। तो जैनुलाब्दीन उनके फादर का नेम था। हैड ईदर मच फॉर्मल had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनके फादर के पास में दो डिसएडवांटेज थी। मतलब ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फॉर्मल एजुकेशन ली थी उन्होंने, ना उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, लेकिन इनके बावजूद भी उनके पास में बहुत अच्छी, इनेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनबॉर्न क्वालिटी और फीलिंग इट वॉज नेचर। मतलब उनके नेचर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो काफ़ी बुद्धिमान थे और ट्रू जेनरस पर्सन थे, मतलब दूसरों की हेल्प करते थे। जेनरस उनके पास
स्पिरिट थी, एक आत्मा थी जो लोगों की हेल्प करना चाहती थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा. और मतलब इसके साथ साथ में जैसे उनको हेल्पमेट चाहिए था, वो हेल्पमेट उनको मिला भी उनके अर्धांगिनी के रूप में, जो कि उनकी मदर थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिसका नाम था आशिम आशी अम्मा. ओके, सो इनके नाम याद रखेंगे आप, इनके पेरेंट्स के नाम. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फैड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद us with all the member of our own family put together. तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब उनको एक अच्छा जीवन साथी भी मिला था, मतलब उनकी ही तरह हेल्प करने वाला हेल्पमेट मिला था उन्हें आशी अम्मा के तौर पर. दैट मीन्स उनके मदर के तौर पे. कि उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है कि वो रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन इस चीज के मतलब इस चीज के लिए वो क्वाइट सर्टेन है कि ज्यादातर लोग बाहर के ज्यादा होते थे इन कंपैरिजन टू उनके ओन फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में. दैट मीन्स कि जितने लोग उनके घर के होते थे और वो खाना खाते थे, उससे ज्यादा बाहर के लोगों को आशिमा खाना खिलाती थी. I was one of my I I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. वो अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि मैं उनमें उनके बहुत सारे बच्चों में से एक था. दैट मीन्स एक छोटा सा लड़का जो कि अनडिस्टिंग्विश्ड लुक थे, जिसके कि मतलब ऑर्डिनरी से लुक थे, बिल्कुल कॉमन से लुक्स थे, जो कि एक टॉल और हैंडसम पेरेंट्स के जन्मा था. दैट मीन्स उनके पेरेंट्स जो थे वो टॉल भी थे, हैंडसम भी थे, लेकिन अब्दुल कलाम जी अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि वो काफी शॉर्ट हाइटेड थे इन कंपैरिजन टू देयर हिज पेरेंट्स, सॉरी. और साथ ही साथ में काफी देखने में भी काफी ऑर्डिनरी और कॉमन से बॉय थे. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. हम अपने जो पूर्वजों का जो घर था, मतलब जो पुराना जो होता है, जिनके फादर्स ने बनाया हुआ होता है, मतलब दादाजी ने, उनके दादाजी ने टाइप्स, तो वो अपने एंस्ट्रल पूर्वजों के घर में रहते थे, और वो 19th सेंचुरी का बना हुआ था वो घर. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. और वो कहाँ पे बना हुआ था? फेयरली एक पक्का हाउस था. दैट मीन्स वो मड स्ट्रॉ इन सब से नहीं बना हुआ था. सीमेंट और लाइम स्टोन इस तरीके की चीजें जो होती हैं, ब्रिक्स, ईंटों, इस तरीके से वो बना हुआ था. पक्का हाउस था हमारा. और था कहाँ पर वो? रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में, दैट मीन्स मस्जिद वाली गली में. माई austere father used to avoid all inessential comforts and luxury. माई ऑस्टर फादर का मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीवियर. दैट मीन्स कि बहुत एकदम सिंपल रहते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. ऐसे फादर थे मेरे कि वो उनको इन एसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो अवॉइड करते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ. अब क्या कह रहे हैं कि वो उनको जो इन एसेंशियल कंफर्ट और लग्जरियस जो लाई थी, लग्जरीज जो थी, वो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन वो हमारी जो बेसिक जो नीड्स थी, जो नेसेसिटीज थी, उनका ख्याल वो बहुत अच्छे से रखते थे. दैट मीन्स वो खाना, दवाइयाँ, कपड़े वो हमें प्रोवाइड करते थे, लेकिन फालतू की ऐसे कहते हैं ना कि मतलब लाइफ को लग्जीरियस बनाने के लिए लग्जरीज जो होती हैं, कंफर्ट बनाने के लिए जो चीजें होती हैं, वो नहीं देते थे. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. सो अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा काफ़ी सेफ एंड सिक्योर चाइल्डहुड था, बोथ केसेस में, कि मटेरियली भी, कि मतलब जो चीज़ें नेसेसिटी की होती थी वो मुझे अवेलेबल भी होती थी, एंड इमोशनली भी, कि मैंने काफ़ी कुछ अपने पेरेंट्स से सीखने को मिला है मुझे. आगे हम देखते हैं. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड. हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 में ब्रोक आउट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे अब्दुल कलाम जी सिर्फ 8 साल के थे. फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स erupted इन द मार्केट. और वो क्या कह रहे हैं कि मैं कभी भी इसके पीछे का रीजन पता नहीं कर पाया कि
सडनली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे टैमरेंट सीड्स की इतनी ज़्यादा मार्केट में मतलब मांग क्यों हो गई? टैमरेंट सीड्स क्या होता है? टैमरेंट क्या होता है? इमली, इमली के जो बीज होते हैं ना, उनकी सडनली डिमांड क्यों हो गई थी मार्केट में? वो उन्हें भी नहीं पता था, अब्दुल कलाम जी को भी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनकी डिमांड बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। और वो क्या कह रहे हैं कि और इसलिए डिमांड थी, इसलिए मैं टैमरेंट सीड मतलब इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और उन्हें बेचता था। कहाँ पे बेचता था? वही मस्जिद वाली गली की एक शॉप में। A day's collection would fetch me the princely sum of one anna. That means उस दिन मतलब हर दिन की कितनी कमाई होती थी कि प्रिंसली सम का मतलब होता है जनरस अमाउंट। ओके, मतलब आज के टाइम में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको उस टाइम पे एक आना वो कमा लेते थे उन टैमरिंड सीड्स को बेचकर। एक आना, वन आना, आपने सुना होगा अपने ग्रैंड फादर वगैरह से कि आना होते थे पहले। तो आना जो होता था एक ओल्ड इंडियन कॉइन होता था जो कि 6 पैसे के बराबर होता था। Okay, my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Okay, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम क्या था, जैनुल सॉरी जलालुद्दीन, जैनुलाब्दीन तो उनके फादर का नाम था। सो उनके जो जलालुद्दीन नाम के जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, वो उनके वॉर में जो भी कुछ होता था वो सारी जो स्टोरीज होती थी वो बताते थे कि क्या क्या चल रहा है। और उसके बाद में वो खुद भी उसको न्यूज़पेपर में ट्रेस करते थे, दैट मीन्स फाइंड आउट करते थे कि वो हेडलाइंस जो होती थी वो देखते थे कि हाँ ऐसा कुछ है क्या। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो सारी चीज़ें पता करने में कि वर्ल्ड वॉर में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, सो वो हेडलाइंस इन दिनामानी मतलब न्यूज़पेपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है कि दिनामानी जो है उसमें मैं देखता था उसकी हेडलाइंस में, बाद में वो मैं देखता था मेरे ब्रदर इन लॉ के बताने के बाद में, जिनका नाम था जलालुद्दीन। आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, आ एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। और हमारा जो एरिया था ना वो बिल्कुल अकेला था, शांत था, इसलिए वो वॉर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल अनअफेक्टेड था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, अचानक ही इंडिया को फोर्स किया गया अलाइटेड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। अलाइड फोर्सेस कौन सी होती हैं? द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रसिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, के हमारा साथ दो। तो इंडिया को मतलब एक तरीके से इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, और उन्हें बोला था कि इंडियंस को बोला गया था इंडिया को कि अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करो। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एंड रामेश्वरम स्टेशन। और मतलब इसका जो इम्पैक्ट आ रहा था जो कि इंडिया में भी देखने को मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और उसी टाइम पे उनका जो उनके एरिया में जो इम्पैक्ट देखने को मिला था इस वर्ल्ड वॉर का, वो पहली कैजुअलिटी ये थी कि उनका जो ट्रेन का सस्पेंशन, दैट मीन्स कि ट्रेन का जो हॉल्ट था, स्टेशन था, कि वो रामेश्वर में रुकती थी रामेश्वरम में, अब वो नहीं रुकेगी। ओके, सो वर्ल्ड वॉर की वजह से ये चेंज आया कि जो ट्रेन उनके रामेश्वरम में रुकती थी, रामेश्वरम स्टेशन पे हॉल्ट करती थी, स्टॉप करती थी, वो अब नहीं करेगी। द न्यूज पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन जो ट्रेन सुबह न्यूज़पेपर लेकर आती थी, ऑफ कोर्स हमारे एरिया में भी हर एरिया में न्यूज़पेपर की नीड होती है, तो वो न्यूज़पेपर देने के लिए वो रामेश्वरम स्टेशन में पे तो ट्रेन अब रुकेगी नहीं, तो वो जो न्यूज़पेपर हैं उनको बंडल्ड किए जाते थे और उनको फेंके जाते थे। कहाँ पर? रामेश्वरम रोड पे, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी स्टेशन के बीच में वाली जो स्पेस थी उसमें पूरे में चलती ट्रेन से वो बंडल जो होते थे न्यूज़पेपर के वो फेंके जाते थे। दैट फोर्स माई कजिन समसुद्दीन who distributed newspaper in Rameshwaram to look for helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो कजिन थे, दैट मीन्स कि उस एरिया में जो कौन अखबार बांटता था,
उनके कजिन बांटते थे। तो रामेश्वरम में वो अखबार बांटने का काम करते थे और उनके कजिन का नाम था शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन जो थे, दैट फोर्स माय कजिन शमसुद्दीन दैट कि वो जो न्यूज़पेपर बांटते थे रामेश्वरम में, उनको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी, क्योंकि जो बंडल फेंके जाते थे चलती हुई ट्रेन से, तो उनको कैच करने के लिए, दैट मीन्स उनको इकट्ठा करने के लिए उनको कोई ना कोई चाहिए था, हेल्प चाहिए थी। सो नेचुरली मैंने वो स्लॉट फिल कर दिया, दैट मीन्स मैं हेल्प के लिए आगे आ गया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्निंग माई फर्स्ट वेजेस। और पहली तनख्वाह जो कहते हैं ना, कि पहली कमाई जो लाने में शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की, दैट मीन्स कि मैंने जब उसकी हेल्प की थी ना, तब मैंने पहली कमाई की थी। मतलब जब मैं शमसुद्दीन की हेल्प करता था, उसके बदले में मुझे पैसा मिलता था। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि अब मुझे 50 साल हो गए उन बातों को, दैट मीन्स कि जब शमसुद्दीन ने कि मैंने हेल्प की थी, उस टाइम पे जब मुझे पहली कमाई मिली थी, उन बातों को 50 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी जब मैं वो उस अर्निंग के बारे में सोचता हूँ, जो मेरी पहली कमाई थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद के पैसे कमाए थे, वो मेरे को अपने आप में प्राइड से भर देता है। मतलब मुझे खुद पे गर्व होता है। ऑफ कोर्स सबको अच्छा लगता है अपनी पहली कमाई, सबको याद रहती है। एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics into a specific socio economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। अब हर एक चाइल्ड जो होता है, उस वो जब बॉर्न होता है, उनके पास में कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब कुछ तो सोशियो इकोनॉमिक होती है, आसपास के जो एरिया में वो देखते हैं, जिस हिसाब के हालात होते हैं, जिस हिसाब के इमोशनल इन्वायरमेंट में वो रहता है, उनसे वो सीखते हैं। और कुछ जो होती हैं वो उनकी फिगर्स ऑफ अथॉरिटी से सीखते हैं। दैट मीन्स उनके घर में जो भी कोई, जिसके भी डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्रधान होता है घर का, उससे भी काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलता है, जो घर के बच्चे होते हैं। आई inherited honesty and self discipline from my father। वो क्या कह रहे हैं, जैसे फिगर्स ऑफ अथॉरिटी से बच्चे सीखते हैं, अपने सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इमोशनल इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसी तरीके से मैंने भी ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मैंने अपने फादर से सीखा था। और मेरी मम्मी से मैंने क्या सीखा था, एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मैंने अपनी मदर से क्या सीखा था, कि दयालुता, जैसे कि वो खाना बना के दूसरों को खिलाती थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और अच्छाई, अच्छाई में जो विश्वास था, वो ये चीज़ें मैंने अपनी मदर से सीखी थी। दैट मीन्स कि ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मैंने अपने फादर से सीखा था। और गुडनेस और डीप काइंडनेस जो है, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, वो अपने मदर से सीखा था। और ऐसे ही मेरे 3 भाइयों ने और बहनों ने सीखा था। ओके, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। और आगे वो कहते हैं कि मतलब बिसाइड माई फैमिली मेरे फ्रेंड्स भी थे, और 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, जिसमें से एक थे रामानंदा शास्त्री। ओके, रामानंदा शास्त्री एंड अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 उनके दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ओके, शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज। और ये तीनों ही हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज से बिलोंग करते थे, एकदम ऑर्थोडॉक्स। दैट मीन्स कि वो सारे कल्चर्स फॉलो करती हैं, वो सारी चीज़ें मानती हैं जो कि एक टिपिकल हिंदू ब्राह्मीण फैमिली मानती हैं। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing। लेकिन ये जो सारे बॉयज थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये कभी भी कोई डिफरेंस नहीं करते थे हमारे बीच में। दैट मीन्स वो 3 हिंदू थे, मैं एक मुस्लिम बॉय था, बट हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस और अपब्रिंगिंग जो अलग अलग हुई थी, वो हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बनाती थी। इनफैक्ट Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri. Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple। अब सोचो कि मतलब इतने ज़्यादा हिंदू थे, एकदम जो कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि इनके जो फर्स्ट फ्रेंड थे, जिनका इन्होंने नाम बताया रामानंदा शास्त्री, ये तो उनके बेटे थे, मतलब इनके फादर का नाम दिया हुआ है पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के ये बेटे थे। और ये जो लक्ष्मण शास्त्री थे, जो उनके फादर थे, ये रामेश्वर टेम्पल के प्रीस्ट थे।
सोचो रामेश्वरम टेम्पल कितना फेमस है, और उनके हाई प्रीस्ट थे वो, और उनका बेटा रामानंदा शास्त्री जो थे वो अब्दुल कलाम जी के फ्रेंड थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, और उसके बाद में उनके पापा के खत्म होने के बाद में, मतलब पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के खत्म होने के बाद में, रामानंद शास्त्री ने ही उनका जो कार्यभार था वो संभाला था। वो जो पुजारी बने थे रामेश्वरम टेम्पल के बाद में, उनके फादर के बाद में, तो वो वही थे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, एक पिक्चर है, इसमें जो बच्चे हैं वहाँ के, और वो क्या कर रहे हैं, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स ऑन कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। मतलब आगे हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पे इस पिक्चर में ये चीज बताई हुई है कि हमारी जो फैमिली थी वो बोट अरेंज करती थी। वो बोट किस लिए अरेंज करती थी, ताकि जो मूर्तियां होती थी भगवान राम की, सीता की, लॉर्ड्स की, जो मंदिर से लाने का काम होता था मूर्तियों का, ताकि मैरिज साइट तक लेकर जाएं, क्योंकि उनकी होती है ना, मैरिज भी कराई जाती है सिया राम की। इस तरीके के जो होते थे ओकेजन्स, उसके लिए जो उनकी मूर्तियों को लाया जाता था मैरिज साइट पे, तो वो मूर्तियों का काम लाने का हमारी बोट करती थी, हम बोट्स को अरेंज करते थे। तो सोचो, ये मतलब इनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं था मुस्लिम हिंदू जैसा, ये बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ में रहते थे, और इस तरीके के जो ओकेजन्स आते थे, फेस्टिवल्स आते थे, उनको सेलिब्रेट भी करते थे। सो Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. So यहाँ पे जो काम है कि कौन 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 सा काम करने लगे, तो एक जो उनके फ्रेंड थे वो तो उनके फादर के बाद में रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्टहुड को उन्होंने संभाल लिया था। अरविंदन जो उनके फ्रेंड थे वो बिजनेस अरेंज करने लग गए थे। कैसा बिजनेस? ट्रांसपोर्ट का, जो कि होते हैं ना तीर्थ यात्रियों को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना, वो बिजनेस था अरविंदन का। और शिव प्रकाशन क्या करते थे? शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और सदर्न रेलवेज के लिए शिव प्रकाशन जो थे वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, खाना वगैरह अवेलेबल करवाते थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. जैसा कि अब हमने ऊपर पिक्चर में देखा था, तो वो वही बता रहे हैं कि जो एक साल में एक बार एनुअली वो क्या करते थे, श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी वो करते थे, सेलिब्रेट करते थे। दैट मीन्स उनकी शादी करवाते थे, वेडिंग सेरेमनी करते थे। उस टाइम पे क्या होता था कि उनकी जो फैमिली थी वो बोट्स को अरेंज करती थी, ताकि वो जो मूर्तियां हैं वो मंदिर से उस मैरिज साइट तक पहुंचाई जाए, जो देवताओं की, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो लॉर्ड रामा एंड सीता की। और वहां से मतलब वो कहाँ पे पहुंचाते थे? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, वो पॉन्ड के बीच में पहुंचाते थे उन मूर्तियों को, जिसको कहा जाता था उस टाइम पे रामा तीर्था। ओके, वहां पे वो मूर्तियों को पहुंचाना होता था। उसके लिए वो जो बोर्ड्स अरेंज करते थे वो उन्हीं की फैमिली करती थी, अब्दुल कलाम जी की फैमिली अरेंज करती थी, जो कि रामा तीर्था जो पॉन्ड था वो उनके घर के पास में ही था। Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और वो क्या कहते हैं कि रामायण और प्रॉफिट की ये जो बेड टाइम स्टोरी हैं वो मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर सुनाया करती थी बच्चों को। दैट मीन्स कि हमारे घर में रामायण की भी स्टोरीज सुनाई जाती थी, और प्रॉफिट दैट मीन्स पैगंबर मोहम्मद की भी स्टोरीज सुनाई जाती थी। दैट मीन्स कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू मुस्लिम जैसा, कि हम सारी स्टोरीज सुनकर बड़े हुए हैं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब एक बार का इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि हम जब 5वीं क्लास में थे, हम 5th स्टैंडर्ड में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। उस टाइम पे एक नया टीचर हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर ए कैप विद मार्क मी एज ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री हु वोर। सो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं हमेशा एक कैप पहनता था, जैसे पहनते हैं ना कि जो मेरे को ये मार्क करे कि मैं मुस्लिम हूँ, जैसे मुस्लिम्स पहनते हैं एक कैप।
सो वो एक कैप पहनते थे अब्दुल कलाम जी, और बिल्कुल फ्रंट रो में मैं बैठता था, मतलब आगे की मैं लाइन में बैठता था रामानंदा शास्त्री के साथ में। और रामानंदा शास्त्री जो थे वो क्या पहनते थे, हु वॉर द सैकर्ड थ्रेड, दैट मीन्स जनेऊ पहनते थे, जो कि पवित्र जो धागा होता है, कि क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हम दोनों साथ में बैठते थे फ्रंट रो में। आप ये भी पिक्चर जो है वो उसी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं कि आगे जो इंसिडेंट आएगा तो आप पिक्चर ये माइंड में रख सकते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। लेकिन जो वो नए जो टीचर आए थे ना, वो कुड नॉट स्टमक, दैट मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, वो इस चीज को टॉलरेट कर ही नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से एक हिंदू प्रीस्ट का जो बेटा है वो एक मुस्लिम बॉय के साथ में बैठा है, कि मतलब क्यों बैठा है, वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे थे। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. जैसा कि होता है ना कि सोशल रैंकिंग होती है, कि उनके माइंड में ये सारी चीजें थी हिंदू मुस्लिम टाइप्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीछे वाली बेंच पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। और अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को बहुत बुरा लगा, और इतना ही बुरा मेरे फ्रेंड रामानंद शास्त्री को लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और वो एकदम से इट ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, दैट मीन्स सैड और डिप्रेस्ड, वो मतलब बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था। जैसे ही मैं उठ के पीछे की सीट पे शिफ्ट होने के लिए जा रहा था लास्ट रो में, तो जैसे ही मैंने उसको देखा कि वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब मैंने उसे देखा था ना, जब मैं पीछे जा रहा था, और उसकी जो इमेज थी कि वो रो रहा था, वो इतना ज्यादा डिप्रेस था, इतना दुखी था, वो मेरे साथ में वो इम्प्रेशन जो था ना वो हमेशा रह गया, मतलब छप गया। कि मतलब कितना अच्छा होता है ना कि आपकी फ्रेंडशिप में भी अगर ऐसा हो और कोई आपके लिए रो दे या इतना डिप्रेस्ड फील करे, तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में वो चीज छाप छोड़ जाती है, वो आप कभी नहीं भूलते हो। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और हमारे साथ जो कुछ हुआ था, उस नए टीचर ने जो कुछ किया था ना, वो हमने घर पे जाके हमारे पेरेंट्स को बताया। Lakshmana Sastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. उन्होंने क्या बताया, लक्ष्मण शास्त्री पाक्षी, लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, ये ये थे उनके फ्रेंड के फादर। ओके, दैट मीन्स रामानंदा शास्त्री के ये फादर हैं, और उन्होंने उन्हीं बच्चों के प्रेजेंस में उस टीचर को बुलाया, समन द टीचर मतलब कॉल्ड द टीचर, और उसके बाद में उन टीचर को ये बोला कि तुम जहर मत घोलो, सोशल इनइक्वालिटी, कम्युनल इनटॉलरेंस के नाम पे ये जो सारी चीजें हैं, कि मतलब ये सारी चीजें क्यों सिखा रहे हो इन इनोसेंट बच्चों को। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने ब्लंटली, एकदम शार्प स्ट्रेट मैनर में उन्होंने उस टीचर को कहा हमारे सामने कि या तो तुमने जो किया है उसके लिए माफी मांगो, यू फील सॉरी फॉर दैट, और स्कूल को क्विट कर दो, स्कूल को छोड़ दो, और इस आइलैंड को भी छोड़ दो। ओके, तो इन दोनों में से एक काम करो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। अब यहाँ पे टीचर को सिर्फ उन्होंने जो किया था उस पर रिग्रेट ही नहीं हुआ, अपने बिहेवियर पे यहाँ पे उस टीचर ने रिग्रेट भी किया, बट साथ में ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विक्शन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। उनको ये चीज हो गई लक्ष्मण शास्त्री के बारे में, कि ये जो यंग टीचर ये चीज समझ गए थे कि लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड। ओके, एकदम बदल दिया था उस टीचर को, कि मतलब उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि लक्ष्मण शास्त्री की थॉट जो थी वो बहुत अच्छी थी। वो इन सब सोशल इनइक्वालिटी और इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो जो नया टीचर है, यहाँ पे सामने जो कैप पहने हुए हैं मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी, और इनके साथ में जो जनेऊ पहने हुए रामानंद शास्त्री हैं जो उनके फ्रेंड हैं, और ये फर्स्ट रो में बैठे थे। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था रामानंद शास्त्री के साथ में।
आगे हम देखते हैं, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वर वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए ना, तो जो रामेश्वरम की सोसाइटी थी वो मानती थी डिफरेंट सोशल ग्रुप में, लेकिन मतलब इस तरीके से नहीं कि मतलब यहाँ पे जो लक्ष्मण शास्त्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल। अब क्या है कि इसी तरीके से वो एक और चीज बता रहे हैं कि मेरे जो साइंस टीचर थे ना, शिवा सुब्रमण्या अय्यर, उनका नाम बताया हुआ है यहाँ पे साइंस टीचर का, कि शिवा सुब्रमण्या अय्यर जो मेरे साइंस टीचर थे ना, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव थी, मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल थॉट्स वाली थी, ये सब चीज़ों को मानती थी। और मतलब लेकिन यहाँ पे जो उनके टीचर थे ना, साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, वो बिल्कुल एकदम रिबेल जैसे थे, मतलब इन सब चीज़ों को बदलना चाहते थे। He did his best to break social barriers to that people from varying backgrounds could mingle easily। और वो सारे सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे उनके साइंस टीचर, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड से भी जो लोग आए हैं वो आपस में एक साथ बहुत अच्छे से मिंगल हो पाए, एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए, बातचीत कर पाए। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। वो क्या कहते थे कि मतलब इन सब सोशल बैरियर्स को वो ख़त्म करना चाहते थे, सुब्रमण्या अय्यर जो उनके टीचर थे। और वो हमेशा कहते थे, वो मतलब अब्दुल कलाम जी से बातें करते रहते घंटों तक, और वो कहा करते थे कि कलाम, कि तुम खुद को मतलब बहुत ऊपर लेकर जाओ, खुद को डेवलप करो, खुद को मेहनत करके आगे बढ़ो, ताकि तुम जो है बड़ी सिटी के जो हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं उनके बराबर में बैठ सको। दैट मीन्स कि ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अच्छे से डेवलप होने की ज़रूरत है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। और इन्हीं सब चीज़ों को वो भी ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर पे खाने पे बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। लेकिन उसकी जो वाइफ थी, जैसा कि बताया था कि एकदम ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थी उनकी वाइफ, सो इस आइडिया पे ही वो काफी हॉरिफाइड हो गई कि ये क्या, मुस्लिम बॉय को बुला लिया, और वो भी मेरी इतनी रिचुअली प्योर किचन में, जैसे कि वो हिंदू धर्म को मानती थी। सो ही शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया कि मैं उस बच्चे को अपने किचन में खाना नहीं खिलाऊंगी। शिव सुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट पर perturbed, sorry, perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो सुब्रमण्य अय्यर जो उनके टीचर थे, वो इस चीज़ पे नाराज नहीं हुए अपनी वाइफ से, ना इसके ऊपर वो इरिटेट हुए, कि मतलब होता ना कि स्कोल्ड करते हैं अपनी वाइफ को। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं किया, इंस्टेड की मतलब उनको डांटने फटकारने से, उन पे गुस्सा करने की बजाय उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। मतलब वो मेरे साथ में बैठ गए और उन्होंने मतलब खाना खाने के लिए, कि पहले तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से सर्व किया, खाना परोसा, और उसके बाद में वो मेरी साइड में बैठकर उन्होंने भी खाना खाया। उन्होंने मतलब ये चीज कहने की बजाय उन्होंने करके प्रूव करना चाहिए कि मतलब मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा, उन पे गुस्सा नहीं किया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उसकी वाइफ ये सब कुछ करते हुए अपने हस्बैंड को देख रही थी पीछे से, किचन के दरवाजे से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं ये सोच के हैरान था कि मतलब उसने क्या कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया हम दोनों के बीच में। दैट मीन्स कि वो हिंदू था, मैं मुस्लिम था, मेरा टीचर हिंदू था, लेकिन हमारा एक ही तो तरीका था। वही वैसे ही चावल मैं खा रहा था, वैसे ही पानी पी रहा था, वैसे ही फ्लोर साफ किया खाना खाने के बाद में, जैसे कि उनके हस्बैंड ने किया या मेरे टीचर ने किया। When I was leaving his house, Subramania Iyer
इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। अब जैसे ही मैं वहां से जाने वाला था उनके घर से, तो मेरे जो टीचर सुब्रमण्या अय्यर थे उन्होंने वापस से मेरे को डिनर के लिए इनवाइट किया। कब? नेक्स्ट वीकेंड, मतलब अगले हफ्ते फिर से इनवाइट कर लिया मेरे टीचर ने। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problem have to be confronted." तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा किसी के यहाँ पे जाएगा और उनकी वाइफ लाइक नहीं करेगी ना, वो अपने हाथों से सर्व करेगी, तो ये चीज बच्चे को भी समझ में आ रही थी। तो वो सोचे कि मतलब नेक्स्ट वीकेंड फिर से बुलाया है मुझे, तो इस चीज में वो हेजिटेट हो रहे थे और अपसेट हो रहे थे। तो वो क्या कह रहे हैं, उनके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि अपसेट मत हो। अब्दुल कलाम जी को ऐसा कहते हैं कि अगर तुम एक बार डिसाइड कर लेते हो अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो सामना करना ही पड़ेगा ना, कि मतलब कुछ लोग आएंगे तुम्हारे सामने ऐसे जो ये सारी चीजें पसंद नहीं करेंगे। व्हेन आई विजिटेड हिज house the next week, Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अगर आप ट्राई करते हो तो चीज़ें सही भी होती हैं। देखो वो इतनी कंजर्वेटिव उनकी वाइफ थी, फिर भी जब नेक्स्ट टाइम अब्दुल कलाम जी जब अपने टीचर के यहाँ पे खाना खाने जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ हैं वो उनको किचन में लेकर जाती हैं और अपने हाथों से सर्व करती हैं उन्हें। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. सॉरी, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया और इंडिया जो है अब आजाद होने वाली थी, मतलब फ्रीडम मिल गई थी। इंडियाज विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन, कि मतलब भारतवासी जो हैं वो अपना भारत खुद बनाएंगे, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि अब भारत आजाद हो गया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और सारे जो कंट्री थी वो मतलब एकदम से काफी खुश थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानथापुरम। ये क्या कह रहे हैं कि उसके बाद में मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मैं पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाना चाहता हूँ, जो कि रामानाथापुरम में था। ओके, यहाँ पे वो आप सुब्रमण्या आयर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड, उसकी एक पिक्चर यहाँ पे दे रखी है कि यहाँ पे उनकी थॉट्स में जो चेंज आया था। आगे हम देखते हैं। सॉरी, yes, he's told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. तो वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने परमिशन ली थी कि मुझे आगे की स्टडीज के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा, उनके जो फादर हैं वो कहते हैं कि अबुल, उनके फादर उनको अबुल कहते थे कि मैं जानता हूँ कि मतलब अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। डज द सी गर्ल विल सॉरी seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो वो कहते हैं कि सीगल क्या है, एक बर्ड है, तो वो एक सी बर्ड है, तो कि वो क्या फ्लाई नहीं करता अक्रॉस द सन अकेला बिना अपने नेस्ट के। मतलब एक बर्ड जो होता है सीगल नाम का, वो भी तो जाता है अपने घर से दूर। मतलब अगर तुम्हें बढ़ना है आगे, तुम्हें दूर तो जाना ही होगा। ही क्योटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। अब ये क्या है, खलील गिब्रान की लाइन बताते हैं अब उनकी हेजिटेंट मदर को, कि उनकी जो मदर थी वो उन्हें नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए खलील गिब्रान की एक लाइन बताते हैं वो उनकी मदर को। वो कौन सी लाइन है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। और वो किसके बच्चे हैं, वो बेटे और बेटी हैं लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, की लाइफ के खुद के बच्चे हैं, दैट मीन्स इनकी ओन लाइफ है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये वो तुम्हारे द्वारा आए हैं लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। दैट मीन्स कि ये एक वे हो तुम इनको बनाने के लिए, मतलब चिल्ड्रन को बॉर्न करने के लिए एक वे हो, लेकिन ये
तुमसे नहीं आए हैं, ये लाइफ के बच्चे हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम अपना उन्हें प्यार दे सकते हो लेकिन तुम अपनी सोच नहीं दे सकते। दैट मीन्स कि उनकी खुद की सोच है, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें नहीं रोक सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि सोचने के लिए तो उनके पास अपनी सोच है। तुम उन्हें प्यार दो। वो जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में तुम्हारे जरिए आए हैं, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। सो अपना प्यार दो और उनकी जो सोच है उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें काम करने दो। तुम उन्हें अपनी सोच मत दो। दैट मीन्स अपनी सोच मत थोपो उन पे। सो ये यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी बात बताते हुए कि उनकी खुद की इस तरीके से लाइफ है, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको जो करना है वो करने के लिए उन्हें घर से दूर जाना पड़ेगा। ये चीज उनके जो फादर हैं वो उनकी मदर को समझा रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा पार्ट था, एक एक्सट्रैक्ट था। और होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।